फोर्थ लॉ ऑफ पावर, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हम सभी ने बचपन जिया है और सच कहूँ तो बचपन में हम सब लगभग एक जैसे ही थे। जब घर पर रिलेटिव्स आते थे हम उनके सामने आने से बचते थे, न मिलते थे न खुलकर बात करते थे। उनके जाने के बाद पेरेंट्स हमें समझाते थे, लोगों से बात करो, खुलकर रहो, इम्प्रेस करना सीखो। हमें सिखाया जाता है कि ज़्यादा बोलना कॉन्फिडेंस की निशानी होती है, लेकिन पावर कुछ और कहती है। पावर कहती है जितना ज़्यादा तुम बोलोगे उतने ही ऑर्डिनरी तुम लगोगे। जो हर बात एक्सप्लेन करते रहते हैं उनका अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं होता, और जिसका अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं होता उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। वहीं कम बोलने वाला इंसान अगर एक सिंपल सी बात भी कह दे तो लोग उसकी बातों का मतलब ढूंढने लगते हैं। कम बोलना कमज़ोरी नहीं है, ये कंट्रोल है, और कंट्रोल ही पावर है। इसलिए हमेशा कम बोलो, लेकिन जब भी बोलो इम्पैक्टफुल बोलो। जैसे रूमी ने कहा है, द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू कैन हियर। किसी भी नियम, सलाह और बात के दो पहलू होते हैं, नियम को न मानने के नुकसान और मानने के फायदे। तो हम दोनों को एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ। ये कहानी है ग्नेयस मार्सियस कोरियोलानुस की, एंशिएंट रोमन रिपब्लिक का एक सेना नायक। 5th सेंचुरी बीसी के शुरुआती दौर में उसने कई बड़े युद्ध जीते, बार बार रोम को तबाही से बचाया। उसका ज़्यादातर समय बैटलफील्ड में गुजरा था, इसलिए आम लोग उसे पर्सनली नहीं जानते थे, और यही बात उसकी ताकत बन गई। थोड़ा दूर, रहस्यमयी और कम बात करने वाला। 454 बीसी में उसने फैसला किया कि अब अपने नाम और शोहरत का फ़ायदा उठाकर राजनीति में कदम रखा जाए। उसने रोम के सबसे बड़े पद कौंसिल के लिए चुनाव लड़ा। इस पद के उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के शुरुआत में आम जनता के सामने स्पीच देने की परंपरा थी। जब कोरियोलानुस जनता के सामने आया तो उसने रोम के लिए 17 वर्षों तक लड़ते हुए अपने शरीर पर लगे घावों को दिखाते हुए भाषण की शुरुआत की। लोग इमोशनल हो गए। लोगों ने उसकी लंबी स्पीच पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके घाव ही उसकी कहानी बयां कर रहे थे। उसकी वीरता और देशभक्ति ने लोगों को प्रभावित कर दिया। उसकी जीत लगभग पक्की थी। लेकिन जब वोटिंग का दिन आया तो कोरियोलानुस पूरे सीनेट और शहर के सबसे अमीर लोगों के साथ मंच में दाखिल हुआ। आम लोग इस दिखावे और ओवर कॉन्फिडेंस से असुविधा महसूस करने लगे। फिर उसने दोबारा बोलना शुरू किया, इस बार ज़्यादा जोर से, ज़्यादा लंबा। उसके शब्द अब बेनम्र नहीं थे, घमंडी थे। उसने अपनी जीत का दावा किया और अपनी लड़ाइयों की खुद ही तारीफ की। तीखे मजाक किए जो सिर्फ अमीर लोगों को ही पसंद आए। विरोधियों पर गुस्से में बेवजह के इल्जाम लगाए और रोम के लिए धन दौलत लाने के वादे किए। इस बार लोगों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उन्हें यह समझ आ चुका था कि यह एक महान नेता नहीं बल्कि सिर्फ एक सेखी वगाड़ने वाला सैनिक था। कोरियोलानुस के दूसरे भाषण की खबर पूरे रोम में तेजी से फैल गई। लोग समझ चुके थे कि ये वैसा आदमी नहीं है जैसा हम इसे समझ रहे थे। वोटिंग वाले दिन लोग बड़ी संख्या में निकले, सिर्फ इसीलिए कि वो जीत ना सके। वही हीरो जो कल तक लेजेंड था हार गया। हारने के बाद कोरियोलानुस वापस बैटलफील्ड चला गया, लेकिन इस बार वीरता के साथ नहीं बल्कि कड़वाहट के साथ। उसने कसम खाई कि जिन आम लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिए थे उनसे बदला लेगा। कुछ हफ्तों बाद रोम में अनाज की एक बड़ी खेप पहुंची। सीनेट उस अनाज को लोगों में फ्री में बांटने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही उस अनाज को लोगों में बांटने के लिए मेंबर्स की वोटिंग होने वाली थी, वैसे ही कोरियोलानुस वहां आ गया और सीनेट फ्लोर पर बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, यह अनाज बांटना शहर के लिए हानिकारक होगा। कुछ सीनेटर उसकी बातों में आ गए और वोटिंग लड़खड़ा गई, लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसने सीधा डेमोक्रेसी पर हमला कर दिया। उसने कहा, लोगों के प्रतिनिधि यानी ट्रिब्यून्स को हटा दिया जाए। उसने कहा, शहर का शासन सिर्फ अमीर वर्ग के हाथ में होना चाहिए। अब बात सिर्फ अनाज की ही नहीं थी बल्कि लोगों की इज्जत की थी। जब उसकी नई स्पीच की खबर लोगों तक पहुंची, उनका गुस्सा फट पड़ा। ट्रिब्यून्स को सीनेट भेजा गया कि कोरियोलानुस को बुलाया जाए, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके मना करने के बाद पूरे शहर में दंगे भड़क उठे।
सीनेट लोगों के गुस्से से डरकर आखिरकार अनाज बांटने के पक्ष में वोट कर देता है। इस फैसले से ट्रिब्यून्स तो शांत हो गए, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। लोगों ने मांग की कोरियोलानुस सामने आए और माफ़ी मांगी, और अगर उसे वापस बैटलफील्ड जाना है तो अपनी राय अपने तक रखे। उसके बाद कोरियोलानुस लोगों के सामने आया और बोलना शुरू किया। भीड़ उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। उसने धीरे धीरे नरमी से बोलना शुरू किया। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जैसे वह संभल कर बोलेगा, लेकिन जैसे जैसे स्पीच आगे बढ़ी उसका अंदाज बदलने लगा। वो और ज़्यादा सीधा, कठोर और तीखा होता गया। फिर उसने दोबारा लोगों पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ में घमंड था, चेहरे पर तुच्छ था। जितना वो बोलता गया उतना लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। आखिर में ट्रिब्यून्स ने चिल्लाकर उसे चुप करा दिया। इसके बाद ट्रिब्यून्स ने बैठकर सलाह की और उन्होंने कोरियोलानुस को मौत की सज़ा सुना दी। मैजिस्ट्रेट को हुक्म दिया गया कि उसे तुरंत टार्पियन रॉक की चोटी पर ले जाकर नीचे फेंक दिया जाए। भीड़ खुश थी और इस फैसले का समर्थन कर रही थी, लेकिन पार्टिशियंस ने बीच में इंटरफेयर किया। आखिरकार मौत की सज़ा को बदलकर उम्र कैद कर दिया गया। राजनीति में आने से पहले कोरियोलानुस का नाम ही लोगों में डर और सम्मान पैदा कर देता था। उसकी युद्ध के मैदानों में जीत ने उसे बहादुर और महान बना दिया था। क्योंकि लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, इसलिए उसके नाम के साथ कहानियाँ और लेजेंड्स जैसे शब्द जुड़ते थे। जब तक वो दूर था वो एक रहस्य था, और रहस्य हमेशा शक्ति पैदा करता है। लेकिन जैसे ही वह रोमन नागरिकों के सामने आया और अपने मन की बात खुलकर बोलने लगा, उसका सारा रहस्य खत्म हो गया। उसका सम्मान टूट गया। वो एक आम सिपाही की तरह सेखी बगाड़ने लगा। उसने लोगों का अपमान किया जैसे वह खुद को इनसिक्योर महसूस कर रहा हो। अचानक लोगों को लगा कि ये वह आदमी नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। जो तस्वीर कोरियोलानुस की लोगों ने अपने मन में बनाई थी वो टूट गई। लेजेंड्स और रियलिटी के बीच का फर्क लोगों के लिए निराशाजनक साबित हुआ। जितना कोरियोलानुस बोलता गया उतना कम पावरफुल लगता गया, क्योंकि जो अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकता वो खुद को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो सम्मान के लायक नहीं होता। अगर उस दिन कोरियोलानुस कम बोलता तो लोग उसकी असली भावनाएं कभी पहचान ही नहीं पाते। वह अपना शक्तिशाली ऑरा बनाए रखता। शायद उसे कौंसिल के पद के लिए चुन लिया जाता। शायद वह अपने राजनीतिक लक्ष्य भी पूरे कर लेता। लेकिन इंसान की जुबान एक ऐसा जानवर है जिस पर काबू पाना मुश्किल है। यह लगातार अपने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए छटपटाती रहती है। अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो वो आखिरकार तुम्हें ही नुकसान पहुंचाती है। पावर और सत्ता उन लोगों को नहीं मिलती जो अपने शब्दों का खजाना बेकार में उड़ा देते हैं। लियोनार्डो दा विंची का एक फेमस एग्जाम्पल है, ऑयस्टर्स ओपन कंप्लीटली व्हेन द मून इज फुल एंड व्हेन द क्रैब सीज वन it throws a piece of stone or seaweed into it and the oyster cannot close again, so that it serves crab for meat. Such is the fate of him who opens his mouth too much and thereby put himself at the mercy of the listener. मतलब जब पूर्णिमा होती है एक ऑयस्टर पूरी तरह खुल जाता है। क्रैब उसे देखकर उसमें एक छोटा सा पत्थर या एक समुद्री घास का टुकड़ा डाल देता है। अब ऑयस्टर दोबारा बंद नहीं हो पाता, और इसी वजह से वो केकड़े का भोजन बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही उस आदमी के साथ होता है जो अपना मुंह बहुत ज़्यादा खोल देता है और खुद को सुनने वाले की दया पर छोड़ देता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द लॉ। लुई 14 के दरबार में रईस और मंत्री राज्य के मामलों पर दिन रात बहस किया करते थे। वे आपस में सलाह करते, तर्क करते, गठबंधन बनाते और तोड़ते, फिर दोबारा बहस शुरू कर देते। राजनीति का पूरा खेल वहीं चलता रहता था, रणनीतियां बनाने, विरोध दिखाने और समर्थन जताने में। यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक निर्णायक पल नहीं आ जाता। तब उन सब में से सिर्फ 2 लोग चुने जाते जो अलग अलग पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए सीधा लुई के सामने अपनी बात रखते। अंतिम फैसला राजा खुद करता था। उन लोगों के चुने जाने के बाद भी लोग चैन से नहीं बैठते थे। वो फिर सोचते थे मुद्दों को किस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए, लुई को क्या अच्छा लगेगा और क्या बुरा, प्रतिनिधि किस समय और वर्साई के महल के किस हिस्से में राजा से मिलें, उनके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशंस होने चाहिए। हर छोटी से छोटी चीज़ पर प्लानिंग होती थी, क्योंकि सब जानते थे राजा के सामने गलत पल, गलत शब्द या गलत अंदाज महंगा पड़ सकता है। फिर आता है वह निर्णायक पल, जब 2 आदमी लुई के पास जाते हैं।
ये हमेशा एक नाजुक स्थिति होती है। जब उन्हें बोलने का मौका मिलता तो वे मामले को डिटेल्स में उसके सामने रखते, हर ऑप्शन समझाते, हर संभावना खोल कर बताते। लुई सब चुपचाप सुनता। उसके चेहरे पर एक अजीब सा समझ न आने वाला एक्सप्रेशन होता, ना हाँ ना ही ना खुशी न गुस्सा, बस सन्नाटा। जब दोनों अपनी बात खत्म कर लेते और राजा की राय मांगते तो वो बस इतना ही कहता, आई शैल सी, मैं देखूंगा। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता। मंत्री और दरबारी उस मुद्दे पर उससे दोबारा कुछ नहीं सुनते थे। हफ्ते बीत जाते, फिर अचानक एक दिन फैसला सामने आता और राजा उस पर एक्शन ले चुका होता। वो दोबारा किसी से सलाह नहीं करता था। लुई 14 बहुत कम शब्दों का आदमी था। उसका मशहूर वाक्य था, ले ता शे मुहा, यानी मैं ही राज्य हूं। छोटा सा वाक्य लेकिन गहरा और प्रभावशाली। उसका आई शैल सी भी ऐसा ही था, छोटा लेकिन भारी। लेकिन वह हमेशा से ऐसा नहीं था। जवानी में वो लंबी लंबी बातें करता था। उसे अपने बोलने की कला पर गर्व था। बाद में उसने खुद को बदला। उसने चुप रहने को एक स्ट्रेटजी बना लिया, एक मास्क जिससे वो सबको असंतुलित रखता था। कोई नहीं जानता था कि वो असल में क्या सोच रहा है। कोई उसकी प्रतिक्रिया का अंदाजा नहीं लगा सकता था, इसलिए कोई उसे मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता था। क्योंकि जब लोग ज़्यादा बोलते हैं तो वे अपने बारे में ज़्यादा खोल देते हैं, अपनी नीयत, अपनी कमजोरी, अपना डर, सब कुछ। लुइस बोलता नहीं था, बस सबकी बातें सुनता रहता था। बाद में वही जानकारी वो उनके खिलाफ इस्तेमाल करता। अंत में उसकी यही खामोशी उसकी ताकत की बुनियाद बनती। उसके आसपास के लोग डरे हुए रहते थे, उसके कंट्रोल में रहते थे। सेंट साइमन ने लिखा था कि लुइस जानता था अपने शब्दों को कैसे बेचना है। उसकी मुस्कान तक की कीमत थी। उसकी हर चीज में एक अंतर था, एक दूरी थी, और उसकी शान उसके कम शब्दों की वजह से और बढ़ जाती थी। और एक याद रखने वाली बात, इट इज मोर डैमेजिंग फॉर अ मिनिस्टर टू से फुलिश थिंग्स देन टू डू देम, यानी कभी कभी बेवकूफ़ी भरी बात कह देना बेवकूफ़ी कर देने से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। पावर सिर्फ असली ताकत से नहीं चलती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। जब कोई महान इंसान हर बात पर बोलता नहीं है और अपने शब्दों को सीमित रखता है तो लोगों को उसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं आता। यही रहस्य उसे और भी बड़ा और ज़्यादा प्रभावशाली बना देता है। कम बोलने वाला इंसान अक्सर लोगों को ज़्यादा गंभीर और ताकतवर लगता है। जब आप ज़रूरत से कम बोलते हैं तो सामने वाले को समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं। यही अनिश्चितता उन्हें थोड़ा असहज कर देती है, क्योंकि इंसान स्वभाव से हर चीज़ का मतलब समझना चाहता है। इंसान की आदत होती है हर चीज़ का मतलब निकालने की। अगर कोई व्यक्ति कम बोलता है या अपने विचार पूरी तरह सामने नहीं रखता तो लोग खुद ही उसके बारे में अनुमान लगाने लगते हैं। वे कोशिश करते रहते हैं कि उसके इरादों को समझ सकें। अगर आप यह सोच समझ कर तय करते हैं कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं, तो लोग आपके असली इरादों तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। यही चीज़ आपको एक तरह की रणनीतिक बढ़त देती है, क्योंकि सामने वाला कभी पूरी तरह नहीं समझ पाता कि आगे आप क्या करने वाले हैं। जब आप बहुत कम बोलते हैं और छोटे छोटे जवाब देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि शायद वह कुछ गलत बोल रहा है या आप उससे सहमत नहीं हो। यही इनसिक्योरिटी उसे और ज़्यादा बोलने के लिए पुश करती है। आपकी साइलेंस एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करती है। सामने वाला उस ऑकवर्ड साइलेंस को ख़त्म करने के लिए खुद ही बोलना शुरू कर देता है और अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाता है। जब लोग ज़्यादा बोलते हैं तो अननोइंगली अपनी वीकनेस, इंटेंशंस और माइंडसेट भी रिवील कर देते हैं, यानी बिना पूछे ही आपको उनके बारे में बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाद में जब वे सोचेंगे तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने ही सारी बातें खोल दी और आपने बहुत कम बोला। उन्हें महसूस होगा कि कन्वर्सेशन में रियल एडवांटेज एक्चुअली आपको मिला। जब आप कम बोलते हो तो आपके हर शब्द की वैल्यू बढ़ जाती है। लोग आपकी छोटी सी बात को भी सीरियसली एनालाइज करते हैं। सडनली आपके वर्ड्स रेयर और पावरफुल लगने लगते हैं। यह स्ट्रेटजी सिर्फ किंग्स और पॉलिटिशियंस के लिए ही नहीं है, रियल लाइफ में भी, चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो या सोशल सर्कल। लेस टॉकिंग ऑफन क्रिएट्स मोर अथॉरिटी। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो लोग उसे ऑटोमेटिकली सीरियस, इंटेलिजेंट और मिस्टीरियस समझने लगते हैं। साइलेंस कभी कभी वर्ड से भी ज़्यादा पावरफुल होती है।
इस बात को समझने के लिए हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल है। ईयर 1825 में रूस में एक विद्रोह हुआ जिसे डिसेम्बरिस्ट रिवोल्ट कहा जाता है। उस समय रूस पर निकोलस फर्स्ट ऑफ रसिया का शासन था। इस विद्रोह के एक नेता थे कॉन्ड्रेटी रिलेव। उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। जब उन्हें फांसी की सज़ा दी जा रही थी तो अचानक रस्सी टूट गई और वह ज़मीन पर गिर पड़े। उस समय लोग इसे डिवाइन साइन मानते थे, जैसे ईश्वर कह रहा हो इस व्यक्ति को बचा लिया जाए। लेकिन रिलेव ने खड़े होकर व्यंग्य में कहा, देखो रूस में लोग ठीक से कुछ भी नहीं कर पाते, एक रस्सी भी नहीं बना पाते। यह बात सुनकर जार निकोलस बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया, तो हम इसे साबित कर देते हैं। अगले दिन उसे दोबारा फांसी दे दी गई। इससे यह साबित होता है कि शब्द तीर की तरह होते हैं। वंस दे लीव योर माउथ दे कैन नेवर कम बैक। इसलिए समझदार व्यक्ति हमेशा अपने वर्ड्स को कंट्रोल में रखता है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता रहता है वह अक्सर अपनी पावर और रेस्पेक्ट को कम कर देता है। यही कारण है कि पावर के इस नियम का सार है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी।